दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ही अच्छी खबरें हैं और उसकी वजह यह है कि इसी एपिसोड के साथ पोल खोल ने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। यानी कि पोल खोल का आज ये 100वां एपिसोड है। नौटंकी टिंगू भाई की फिल्म सितारे जमीन पर इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। यही वजह है कि आज की तारीख में टिंगू भाई फुल पब्लिसिटी कर रहा है, फुल नौटंकी कर रहा है। नौटंकी टिंगू ने इस फिल्म को सुधा मूर्ति को दिखाया। आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि भाई सुधा मूर्ति कौन है। एक्चुअली एक मूर्ति साहब हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ये उनकी पत्नी है। तो जब टिंगू भाई आमिर खान ने फिल्म के रिलीज होने से 4-5 दिन पहले स्पेशल शो रखा और फिल्म को सुधा मूर्ति जी को दिखाया, तो सुधा जी क्या कहती? सुधा ही क्या, उनकी जगह कोई भी होता वो यही कहता कि भाई ये फिल्म एक कमाल की फिल्म है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। मैं आपको ये बता दूं कि जो सुधा मूर्ति के हस्बैंड हैं, उनका कहना यह है कि जो लोग इनकी कंपनी में काम करते हैं उनको पूरे 7 दिन काम करना चाहिए, उनको डेली कम से कम 18 घंटे काम करना चाहिए, उनको पैसे कमाना चाहिए। फ्री बैठ के क्या होगा? इसका मतलब यह है कि सुधा की पति की कंपनी में जो लोग काम करते हैं, सुधा के पति उनका शोषण करते हैं, उनको सताते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। और टिंगू भाई को फिर भी ऐसा लगता है कि अगर सुधा मूर्ति ये कहेगी कि यह फिल्म तो बहुत ही कमाल की फिल्म है, तो हिंदुस्तान का हर आदमी अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने जाएगा। मैं टिंगू भाई को यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की पब्लिक में से 0.001% लोग भी सुधा को नहीं जानते कि सुधा कौन है। सुधा के कहने से उसका ड्राइवर भी फिल्म नहीं देखता, सुधा के कहने से उसका पड़ोसी भी फिल्म नहीं देखता। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। देखिए, जहां तक मेरी समझ है, फिल्में बनाई जाती है एंटरटेनमेंट के लिए। लोग फिल्में देखने जाते हैं टाइम पास करने के लिए, एंटरटेन होने के लिए। आप देख ही रहे हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान में चारों तरफ कितना दुख है। लोगों के पास काम नहीं है, किसी को कोई पड़ोसी मार रहा है, किसी को पत्नी मार रही है, किसी को रिश्तेदार मार रहा है, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है। 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग तो वो हैं जो सरकार से फ्री मिलने वाले राशन पर जिंदा हैं। तो एक तो सबकी रियल लाइफ इतनी डिफिकल्ट है, इतना दुख है रियल लाइफ में, और उसके बाद वो थिएटर में भी जाए दुख झेलने के लिए, दुख देखने के लिए। मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी बीमार की फिल्म बिल्कुल देखना नहीं चाहता। मुझे किसी भी बीमार की फिल्म देखनी ही नहीं है। जब दुनिया में रियल में इतना दुख है तो फिर मुझे थिएटर में जाकर नहीं रोना है, मुझे थिएटर में जाकर दुख नहीं देखना है। लेकिन टिंगू भाई आमिर खान ने यह फिल्म बनाई है बीमारों के ऊपर, और टिंगू भाई का ऐसा मानना है कि पब्लिक रो रही है बीमारों की फिल्म देखने के लिए, पब्लिक रो रही है थिएटर में जाकर दुख देखने के लिए। इसी कमिंग फ्राइडे को यह तय हो जाएगा कि टिंगू भाई सही सोच रहा है या मैं सही सोच रहा हूं। बॉलीवुड में एक नौटंकी फिल्म मेकर है जिसका नाम है विवेक अग्निहोत्री। इसी ने फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने से पहले इसने कहा था कि मुझे इस फिल्म से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मैं कश्मीरी पंडितों को दूंगा, उनकी हेल्प करने के लिए वो पैसा खर्च करूंगा। कश्मीर फाइल्स ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस भाई ने कश्मीर के पंडितों को 3 रुपए भी नहीं दिए। कितना बड़ा झूठा है, आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग इसके फैंस हैं, कुछ लोग इसकी फिल्में देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो खुद भी करप्ट हैं, वो खुद भी लालची हैं, वो खुद भी झूठे और मक्कार हैं। बॉलीवुड के जो मेन एक्टर्स हैं वो तो इसके साथ काम नहीं करते, तो ये फिल्में बनाता है फ्लॉप एक्टरों को लेकर के। जैसे कि मैंने कहा कि कश्मीर फाइल्स ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, तो इसके पास पैसे तो हैं फिल्म बनाने के लिए, तो अपने ही पैसों से फिल्में बनाता रहता है। पिछले 2 साल से एक फिल्म बना रहा था जिसका नाम है दिल्ली फाइल्स, और पिछले 2 साल से ये भाई यही कह रहा था कि मैंने दिल्ली जाकर बहुत रिसर्च किया, मैं बार बार दिल्ली गया दिल्ली दंगों के बारे में सच्चाई जानने के लिए, और उसी सच्चाई पर मैंने ये कहानी लिखी और फिर ये फिल्म बनाई दिल्ली फाइल्स। लेकिन अब जबकि फिल्म कंप्लीट हो गई है और रिलीज पर है, तो अब इसने इस फिल्म का नाम चेंज कर दिया है बंगाल फाइल्स। आप मुझे बताइए कि जब ये आदमी पिछले 2-3 साल से दिल्ली जा रहा था, दिल्ली में जो दंगे हुए उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, और उसी रिसर्च पर इसने दिल्ली फाइल्स फिल्म बनाई थी, तो फिर उसका नाम बंगाल फाइल्स कैसे हो सकता है? जो कुछ भी दिल्ली में हुआ था, जो कुछ भी दिल्ली फाइल्स फिल्म में दिखाया गया, वो बंगाल में कैसे हो सकता है? उस कहानी को बंगाल से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो इसका मतलब यह हुआ कि विवेक अग्निहोत्री ने एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है,
एक ऐसी झूठी कहानी कही है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले ये उस फिल्म को कह रहा था कि दिल्ली फाइल्स है, अब उसी फिल्म को ये कह रहा है कि ये तो बंगाल फाइल्स है। यानी कि हकीकत में ये धोबी का कुत्ता है, ना घर का है ना घाट का है। ये बात मैं विवेक को पहले भी कई बार बता चुका हूं कि भाई साहब, बिटौड़े में तीर एक बार लगता है, पब्लिक को बेवकूफ एक बार बनाया जा सकता है, बार बार नहीं बनाया जा सकता। तो पब्लिक आपको अच्छी तरह जान चुकी है। पब्लिक को पता है कि आप वही हो जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर पैसे कमाकर खा गए हो, कश्मीरी पंडितों को 1 रुपया भी नहीं दिया। तो पब्लिक को आपकी फिल्म देखनी नहीं है। आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी ड्रामा कीजिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सोनाक्षी सिन्हा की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है निकिता रॉय। इसको डायरेक्ट किया है सोनाक्षी के भाई कुश ने। इस पूरी फिल्म को लंदन में शूट किया गया है और ये एक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में अपना ही मूत पीकर जिंदा रहने वाले परेश रावल भी हैं, अर्जुन रामपाल भी है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। ये फिल्म इसी महीने 27 जून को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ये फिल्म कितनी अच्छी है और सोनाक्षी का भाई कितना अच्छा डायरेक्टर है। बॉलीवुड में 2 ऐसे एक्टर हैं जिनकी 99% क्वालिटीज मिलती है। एक है विद्युत जामवाल, दूसरा है टाइगर श्रॉफ। दोनों को ही बेचारों को एक्टिंग नहीं आती, दोनों ही उछल कूद करते हैं, दोनों को ही ऐसा लगता है कि अगर वो बॉडी दिखाएंगे तो बहुत बड़े स्टार माने जाएंगे। दोनों को ही ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी अगर वो एक्शन करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे तो वो हिट एक्टर माने जाएंगे। विद्युत का कैरियर खत्म हो चुका है, आज की तारीख में वो अपने घर पर बैठा हुआ है, लेकिन टाइगर के पास कुछ फिल्में अभी तक हैं। टाइगर, अक्षय कुमार और उनके दोस्तों ने मिलकर क्रिकेट खेला, वहां मीडिया को भी बुलाया, बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर क्रिकेट भी अगर खेल रहा है तो सिर्फ चड्डी पहनकर खेल रहा है, कुछ नहीं पहना है भाई ने। क्योंकि भाई को ऐसा लगता है कि अगर पब्लिक उसकी ये फोटो देखेगी, उसको चड्डी में देखेगी, उसके 6 पैक्स देखेगी तो पब्लिक उसको सुपरस्टार मान लेगी। और वो तो फिर भी ठीक है, ये भाई साहब चड्डी पहन के क्रिकेट भी खेलता है। चड्डी पहन के क्रिकेट कौन खेलता है यार? ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों ने टाइगर को ट्रोल किया है और पूछा है कि भाई साहब, अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो हम खरीद कर दे देते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नंगे क्रिकेट खेलोगे तो आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो कम से कम कपड़े पहन लीजिए। बॉलीवुड में एक एक्टर हैं जिनका नाम है नील नितिन मुकेश। ये अपने वक्त के बहुत बड़े सिंगर मुकेश कुमार जी के पोते हैं। नील ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बॉलीवुड के कुछ एक्टरों को जमकर लताड़ा, बॉलीवुड के कुछ एक्टरों की खूब रेल बनाई। नील ने कहा कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर हैं जो पिछले 10 साल से सिर्फ फ्लॉप फिल्में करते आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जिनकी 10-12 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनको 200-300 करोड़ के बजट की फिल्म मिलती रहती है। और एक हम हैं, अगर हमारी एक फिल्म नहीं चलती तो हमें फ्लॉप घोषित कर दिया जाता है। हमें कहा जाता है कि तुम एक्टर नहीं हो, तुम्हारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। हालांकि नील ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने जो बातें कही उससे बिल्कुल क्लियर है कि नील बुढ़ों के बारे में बात कर रहा था और अक्की के बारे में बात कर रहा था। बॉलीवुड में एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है जिसका नाम है पूजा बनर्जी। ये बेचारी सीरियल किया करती है, रियलिटी शोज किया करती है। अब इसने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें बताया कि इनके साथ धोखा हो गया है। जो कुछ भी इसने और इसके हस्बैंड ने जिंदगी भर कमाया था वो सब लूट चुका है। किसी ने इनको लूट लिया है, किसी ने इनके साथ स्कैम कर दिया है। इन्होंने कहा कि हमारे पास आज की तारीख में कुछ भी नहीं बचा, हमारी जिंदगी जीरो हो गई है, अब हमें जीरो से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। कमाल यह है कि सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ बताने के बाद भी इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि किसने इनके साथ धोखा किया है, किसने इनके साथ स्कैम किया है, किसने इनके सभी पैसे लूट लिए हैं। इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि इन्होंने कहीं वो पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो और वो बिजनेस ना चला हो और जाहिर सी बात है सब नुकसान हो गया हो, या किसी ने इनको सजेस्ट किया हो और इन्होंने उनके कहने से कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो और वो जीरो हो गया हो। क्योंकि अगर कोई इनसे पैसे लूटता, कोई इनके साथ धोखाधड़ी करता तो जाहिर सी बात है उसका नाम भी लेते और उसके ऊपर केस भी करते। एनिमल के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी अपनी नई फिल्म बना रहे हैं प्रभास के साथ। उस फिल्म में वो लेना चाहता था दीपिका पादुकोण को। दीपिका और संदीप के बीच में कुछ खटपट हुई जिसकी वजह से दोनों में बात नहीं बन सकी।
संदीप ने दीपिका को नहीं लिया, दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी को ले लिया है फिल्म में। इसके बाद खबर यह आई कि दीपिका ने कहा था कि मैं डेली सिर्फ 8 घंटे ही काम करूंगी, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी। और इस बात पर बॉलीवुड दो धड़ों में बंट गया है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं संदीप वांगा रेड्डी को, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं दीपिका को। कहने का मतलब यह है कि पूरा बॉलीवुड इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़ा है पब्लिसिटी के लिए। तो अगर कहीं पब्लिसिटी लेने की बात हो रही है तो वहां नेहा धूपिया पीछे कैसे रह सकती है? नेहा धूपिया ने कहा कि जो दीपिका ने कहा है वो बिल्कुल सही है। अगर दीपिका ने ये कहा कि वो सिर्फ 8 घंटे काम करेगी तो ये बिल्कुल करेक्ट है। संदीप वांगा रेड्डी को ये नहीं कहना चाहिए कि अगर आप 8 घंटे काम करोगी तो मैं आपको अपनी फिल्म में नहीं लूंगा। ये संदीप की गलती है, मैं संदीप को क्रिटिसाइज करती हूं इस बात के लिए। अच्छा, ये सारे बॉलीवुड को पता है कि इनके कुछ कहने से या ना कहने से ना तो दीपिका को कोई फर्क पड़ता, ना ही संदीप को कोई फर्क पड़ता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भाई कंट्रोवर्सी में तो सबको कूदना है, पब्लिसिटी तो सबको लेनी है ना भाई। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने मुंबई में अपना एक रेस्टोरेंट चालू किया जिसका नाम है टोरी। कोई एक इन्फ्लुएंसर उस रेस्टोरेंट में गया, उसने वहां पनीर चेक किया और दुनिया को बताया कि ये पनीर बिल्कुल नकली है, यानी कि गौरी के रेस्टोरेंट में नकली पनीर खिलाया जा रहा है पब्लिक को। इसके बाद गौरी ने ऑफिशियली कहा कि बिल्कुल ही गलत है, हम जो कुछ भी खिलाते हैं पब्लिक को वो सब ओरिजिनल होता है, हम ओरिजिनल पनीर ही खिलाते हैं। उसका लड़के का जो टेस्ट था वो बिल्कुल गलत था। ये घटना कई महीने पहले हुई थी और अब इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक सीनियर कुक ने कहा है कि हमारे लिए वो घटना बहुत अच्छी थी। उस घटना के बाद दुनिया को पता चला कि गौरी का ये रेस्टोरेंट है। उस घटना के बाद हमारा बिजनेस 3-4 गुना बढ़ गया। आज की तारीख में तो ऐसा हाल है कि हमारे पास सीटें नहीं होती लोगों को बैठाने के लिए। और मैं कुक साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि उस घटना के बाद ही मुझे भी पता चला कि गौरी ने कोई रेस्टोरेंट खोला है और मुझे भी ऐसा लगा कि भाई एक दिन मैं भी वहां जाऊंगा, खाना खा करके आऊंगा, चेक करूंगा कि गौरी के रेस्टोरेंट का खाना कितना अच्छा है। अगर वो घटना नहीं होती तो शायद मुझे भी कभी पता ना चलता कि गौरी का कोई रेस्टोरेंट है मुंबई में। तो कहने का मतलब यह है कि पब्लिसिटी हमेशा अच्छी होती है, भले ही पॉजिटिव हो भले ही निगेटिव हो। डायरेक्टर पार्थ घोष जी का निधन हो गया है, मेरी दिल से उनको श्रद्धांजलि। मैं कामना करता हूं कि ऊपर वाला उनको स्वर्ग में जगह दे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पार्थो जी के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड से कोई भी नहीं आया। पार्थो जी अपने वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। पार्थो दादा की एक फिल्म आई थी अग्निसाक्षी, वो साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उस फिल्म में थे जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला वगैरह वगैरह। पार्थो दादा की एक और फिल्म थी 100 डेज, जिसमें थे जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, वो भी सुपरहिट फिल्म थी। पार्थो दादा की एक और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी दलाल, जिसके हीरो थे मिथुन दा। कहने का मतलब यह है कि पार्थो जी अपने वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। पार्थो जी ने अपने टाइम में बहुत बड़ी हिट फिल्में बनाई थी। पार्थो जी अपने वक्त में बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर रहे और बॉलीवुड के सभी बड़े एक्टर्स ने उनके साथ काम किया। लेकिन कमाल यह है कि जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो कोई भी नहीं आया, एक पंछी भी नहीं आया। हिंदी फिल्मी बॉलीवुड की साक्षात सच्चाइयां देखिए, ये पार्थो घोष जल रहे हैं। पार्थो घोष जो कभी कहा करते थे लाइट्स कैमरा एक्शन, और जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती, दर्जनों कलाकार, इनके लाइट कैमरा एक्शन पर लोग अपना अपना नौटंकी शुरू करते होंगे। बाहरे समाज सेवक, बाहरे राइटर एसोसिएशन, बाहरे फिल्मी दुनिया। और जो बात मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं वो फिर से साबित हो गई कि ये बॉलीवुड है, यहां किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई हिट है तो उसकी वैल्यू है, कोई फ्लॉप है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। यहां इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को कोई भी सलाम नहीं करता। डूबते सूरज को कोई देखना भी नहीं चाहता। फ्लॉप आदमी को यहां कोई नहीं पहचानता। एक फ्लॉप इंसान कोई भी हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, उसको बॉलीवुड में कोई नहीं पहचानता। उसके अंतिम संस्कार में भी जाना मुनासिब नहीं समझते। तो बस इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड की दुनिया है वो रियल दुनिया से बिल्कुल अलग है। और ये एक ऐसी खतरनाक दुनिया है कि इसमें जो आ जाता है उसको नहीं पता कि उसका अंत कैसे होगा। जब वो मरेगा
तो कोई उसको पूछने आएगा, देखने आएगा या नहीं आएगा। आज की तारीख में मीडिया में एक घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है और वो घटना यह है कि कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी सोनम और राजा रघुवंशी की। शादी के बाद ये दोनों हनीमून पर गए थे और बताया जाता है कि सोनम ने पति की करवा दी। अब इसी घटना पर बात करते हुए कंगना दीदी ने कहा है कि मेरी नजर में ये लड़की बहुत ही बड़ी उल्लू की पट्टी है। ये वो लड़की है जो शादी के लिए ना नहीं कर सकी। ये वो लड़की है जो शादी के बाद डिवोर्स नहीं ले सकी। ये वो लड़की है जिसने शादी के बाद अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश की। और ऐसी बेवकूफी वही लड़की कर सकती है जिसमें बिल्कुल दिमाग ना हो, जिसको दीन दुनिया के बारे में कुछ पता ना हो, जो वाकई ही बहुत बड़ी बावली हो। और मैं कंगना के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। अरे भाई, एक लड़की में जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपने पति का खात्मा करा सकती है, वो शादी के लिए मना भी कर सकती थी, वो शादी के बाद डिवोर्स भी ले सकती थी। लेकिन ना ही उसने शादी के लिए मना किया, ना ही उसने डिवोर्स लिया और सीधा ही पति को खत्म करा दिया। मतलब ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये तो आप जानते हैं कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा आज की तारीख में बहुत ज्यादा बिजी है। ये औरत डेली कम से कम एक पॉडकास्ट करती है। कोई ना कोई इसको अपने पॉडकास्ट पर बुलाता रहता है, ये जाती रहती है। इसको ऐसा लग रहा है कि जितनी भी ज्यादा बातें करेगी अपनी फैमिली के बारे में उतना ही अच्छा है, उतनी ही ज्यादा इसको पब्लिसिटी मिल रही है। इसको ये नहीं पता कि डेली पॉडकास्ट करके ये अपनी फैमिली की वाट लगा रही है, अपनी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। अब इसने अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि एक वक्त था जब गोविंदा बहुत ही हैंडसम हुआ करता था, बहुत ही अच्छा दिखता था, लेकिन अभी गोविंदा एकदम भैंसे जैसा दिखता है। मैं उसको रोज कहती हूं कि कम से कम 10 से 15 किलो वजन कम कर, लेकिन वो करता ही नहीं है। गोविंदा के साथ 3-4 लोग हैं जो उसको बेवकूफ बना रहे हैं, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सुनीता ने बताया कि गोविंदा के साथ एक लिरिक्स राइटर है जो कुछ भी लिखता रहता है और गोविंदा उसको कहता रहता है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनीता का कहना यह है कि जो गोविंदा का वकील है वो भी उसको पागल बनाता है, जो गोविंदा का सेक्रेटरी है वो भी उसको पागल बनाता है। इन 3 लोगों ने गोविंदा की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, गोविंदा को फ्लॉप कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गोविंदा हर 1-2 महीने के बाद एक गाना बनाता है, रिलीज करता है। किसी को नहीं पता होता कि वो गाना कब रिलीज हुआ है, कब नहीं हुआ है, लेकिन गोविंदा गाने बनाता रहता है। अब सुनीता मैडम को यह नहीं पता कि गोविंदा ये गाने बनाता क्यों है। आज बेचारे गोविंदा को फिल्में तो मिलने वाली है नहीं, तो जाहिर सी बात है गोविंदा के साथ कोई हीरोइन तो दोस्ती करने वाली है नहीं, तो गोविंदा किसके साथ मौज मस्ती करे, किसको घुमाए, ये तो बताओ आप। अगर गोविंदा गाने नहीं बनाएगा तो जाहिर सी बात है लड़कियों से मुलाकात नहीं होगी, लड़कियों को घुमाने का चांस नहीं मिलेगा। तो मैडम जी, ये जो गाने बनते हैं ना, ये मौज मस्ती के लिए बनाता है गोविंदा, लड़कियों के साथ घूमने के लिए बनाता है गोविंदा, लड़कियों की मिठाई खाने के लिए गोविंदा ये गाने बनाता है। बात को समझिए। अगर वाकई ही गोविंदा को बचाना है, गोविंदा को सही राह पे आपको लाना है, तो उसको बोलिए कि गाने बनाना बंद करे, तभी कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज हो चुकी है और प्रोड्यूसर के मुताबिक यह फिल्म बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर रही है। इस फिल्म ने तकरीबन 150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है पहले वीक में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज 6 दिन में भी इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं किया। लेकिन इस फिल्म के रिलीज के टाइम एक नई बात हुई। अक्षय कुमार ने खुद मास्क पहना और थिएटर्स पर गया, वहां पब्लिक से पूछा कि उनको फिल्म कैसी लगी। जिन लोगों ने कहा कि फिल्म अच्छी लगी, उनका वीडियो अक्की भाई ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। जिन्होंने कहा कि क्या वाहियात फिल्म थी, क्या घटिया फिल्म थी, ऐसी फिल्म मुझे जिंदगी में दोबारा देखनी नहीं है, उनका वीडियो अक्की भाई ने गायब कर दिया। देखो अक्की भाई, अगर आप थिएटर पर गए थे तो आपको पूरा वीडियो ऐसे के ऐसा ही रिलीज करना चाहिए था। आपको दिखाना चाहिए था कि भाई 10 लोगों में से इतने लोगों ने इस फिल्म को अच्छा कहा, इतने लोगों ने इस फिल्म को खराब कहा। कौन अच्छा लगा? सेक्सी पिक्चर है। हाँ। अगर आपने वो वाला वीडियो रिलीज किया है जिसमें सभी ने इस फिल्म को अच्छा कहा है, तो जाहिर सी बात है सबको पता है कि भाई ये वीडियो फेक है, ओरिजिनल नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए था। पुराने जमाने में एक निर्माता हुआ करता था कंवल शर्मा,
अपने वक्त का अच्छा निर्माता हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में बेचारे के पास पैसे नहीं है। जाहिर सी बात है, पता नहीं किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। इस बंदे ने उत्तराखंड में किसी एक आदमी से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। इसने कहा था कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, वो फिल्म रिलीज होने के बाद मैं आपको ये 25 लाख भी दूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा। जाहिर सी बात है, जब बॉलीवुड वाले किसी के पैसे ले लेते हैं तो वापसी नहीं देते, तो कंवल शर्मा ने भी नहीं दिए। उस आदमी ने उत्तराखंड में अदालत में केस कर दिया। अदालत कंवल शर्मा को बार बार नोटिस भेजती रही, बुलाती रही, कंवल शर्मा वहां कभी गया ही नहीं। 2022 के बाद कंवल शर्मा गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, किसी को पता ही नहीं था कि ये बंदा कहां है। इसी दौरान उत्तराखंड की अदालत ने इसके ऊपर 51 लाख रुपए का फाइन लगा दिया और 1 साल की सजा सुना दी। तो उत्तराखंड की पुलिस मुंबई आई, इसको ढूंढा और अरेस्ट करके ले गई। तो अगर इस भाई ने 25 लाख लिए थे, 25 लाख ही वापसी कर देता तो मेरे ख्याल में फिर भी ठीक ही था। लेकिन अब क्या होगा, अब 51 लाख रुपए तो एक भरने पड़ेंगे, 1 साल जेल रहना पड़ेगा। यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ने के 12 आने। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में मुंबई की सड़कों पर बहुत सारी लड़कियां बिल्कुल नंगी घूम रही है। ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही है कि कहा जा सकता है कि उन्होंने कुछ पहना ही नहीं है। और ऐसी लड़कियों के वीडियोस देखकर कुछ बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी परेशान है। उनको भी बहुत ज्यादा ऐतराज है कि भाई ये लड़कियां ऐसे क्यों कर रही है। जरीन खान ने इन्हीं लड़कियों के बारे में बात की और कहा कि इन लड़कियों को शर्म आनी चाहिए। आप भी जरा देखिए। लेटली वीडियोस देख रही हूँ, पैप वीडियोस ऑफ गर्ल्स जो ऑलमोस्ट नंगे उठ के आ रहे हैं और फिर मीडिया के सामने आके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक देखा जहाँ पे पूरा पिछवाड़ा दिख रहा है क्योंकि स्कर्ट इतना सा है और फिर खींच खींच के नीचे कर रहे हैं। तो व्हाट इज द तुक ऑफ दिस? मतलब पिछवाड़ा दिखाना है या छुपाना है? छुपाना है तो फिर इतना सा स्कर्ट क्यों पहना, और दिखाना है तो फिर खींच के छुपा क्यों रहे हो? वेरी कंफ्यूजिंग टाइम्स आई मस्ट से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बॉलीवुड की एक्ट्रेस को ही अच्छा नहीं लग रहा है तो पब्लिक को कैसा लग रहा होगा इन लड़कियों को पब्लिक में बिना कपड़ों के देखकर। मेरे ख्याल में इंडिया में ऐसे कानून है जिनके तहत इनको रोका जा सकता है, लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि मुंबई पुलिस कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है। कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं कि आज की तारीख में हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, हर किसी ने अपने घर में 2 माइक रख लिए हैं, किसी ना किसी को बुलाकर वीडियो बना रहा है। और करण जौहर को भी पब्लिसिटी चाहिए, यही वजह है कि करण जौहर भी डेली किसी ना किसी के पॉडकास्ट में जाता है। अब करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा पीआर मास्टर है रणबीर कपूर, ना ही एसआरके है, ना ही सलमान है, ना ही आमिर है। यानी कि करण जौहर के मुताबिक रणबीर कपूर ही बॉलीवुड का वो आदमी है जो झूठी खबरें बनाता है, जो कुछ भी ड्रामा करके पब्लिसिटी बटोरता है। और ऐसा करण जौहर रणबीर के बारे में क्यों कह रहा है? क्योंकि रणबीर करण जौहर की फिल्म नहीं कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, रणबीर कपूर के साथ करण जौहर ने बनाई थी ब्रह्मास्त्र। करण जौहर ने अपनी फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया था। करण जौहर ने कहा कि मेरी फिल्म ने तो 400 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, लेकिन रणबीर कपूर को पता है कि फिल्म ने असली बिजनेस कितना किया। रणबीर कपूर को पता है कि फिल्म डिजास्टर थी। तो करण जौहर रणबीर से कह रहा था कि भाई तू ब्रह्मास्त्र 2 कर ले। रणबीर ने कहा कि भाई जब पहली इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई है तो मैं 2 क्यों करूं? तो रणबीर ने करण जौहर की ब्रह्मास्त्र 2 करने से मना कर दिया। यानी कि फ्यूचर में भी रणबीर करण की कोई फिल्म नहीं करने वाला। यही वजह है कि करण जौहर ने रणबीर को अटैक किया है, रणबीर को इस बॉलीवुड का सबसे बड़ा पीआर मास्टर बताया है। मैंने कहा ना आप लोगों को, कितनी बार बता चुका हूं कि इस बॉलीवुड में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है। यहां हर फ्राइडे को रिश्ते बदलते हैं। हिना खान ने अपने बहुत पुराने बॉयफ्रेंड जायसवाल के साथ शादी कर ली है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिना को ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग हिना को सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हिना की पर्सनल लाइफ है, उसकी मर्जी है कि वो किसी मुस्लिम से शादी करे या किसी हिंदू से शादी करे, वो किस धर्म को मानती है या किस धर्म को नहीं मानती। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हिना खान को खान हटाकर अपने नाम में जायसवाल जोड़ लेना चाहिए, हिना खान को सनातनी बन जाना चाहिए।
हिना खान को अपने आप को मुस्लिम नहीं कहना चाहिए। अब देखो भाई, आपको पता ही है ये पब्लिक है, एक एक आदमी को कौन समझाने जाएगा। ये पब्लिक है, किसी को भी ट्रोल कर सकती है, किसी को भी सपोर्ट कर सकती है, इसको कोई नहीं रोक सकता। उर्वशी रौतेला बेचारी कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिसकी वजह से न्यूज में रहती है, कोई ना कोई पब्लिसिटी स्टंट करती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उर्वशी जिनके साथ काम करती है वो भी इसके साथ काम करके इतने तंग आ जाते हैं कि फ्यूचर में वो इसको इग्नोर करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि उर्वशी की जिंदगी की सबसे पहली फिल्म सन्नी देओल के साथ थी, लेकिन जब एक फंक्शन हो रहा था और सन्नी देओल वहां आया तो उसने उर्वशी को किस तरह से इग्नोर किया, जरा देख लीजिए आप। बेचारी उर्वशी इस तरह से सन्नी की तरफ देख रही थी जैसे कि सन्नी उससे कहेगा कि उर्वशी यार तू कहां गायब है यार, तू तो मेरी क्लोज दोस्त है यार। लेकिन सन्नी ने इस लड़की को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सन्नी ने इस तरह से दिखाया जैसे इस लड़की को जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। और कुछ दिनों पहले जो उर्वशी की फिल्म आई थी डाकू महाराज, उसके एक्टर ने भी कुछ ऐसा ही किया था जब एक फंक्शन हो रहा था। उस फिल्म के एक्टर ने भी एक फंक्शन में उर्वशी को इसी तरह इग्नोर किया था। उसने भी इस तरह दिखाया था जैसे वो उर्वशी को पहचानता ही नहीं है। तो ये तो अलग बात है कि इस बेचारी को किसी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिलता, कोई इसको फिल्म नहीं देता। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिनके साथ ये काम कर चुकी है वो भी इसको पहचानते ही नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी हरकत ये जरूर करती होगी जो इसके साथ काम करने वाले इससे तंग आ जाते हैं। एक जमाना था कि जब लोग रील के बारे में बात करते थे तो मैं कहता था कि यार क्यों टाइम खराब कर रहे हो, क्यों रील के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन आज की तारीख में ऐसी ऐसी रील्स बन रही है भाई साहब कि देख के मजा ही आ जाता है। एक रील तो मैं भी आपको दिखा देता हूं, जरा देख लो। चाटने और चूसने के मामले में आचार दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आम के गुठली हैं और हरामखोरो। तुम जो सोच रहे हो वो तीसरे नंबर पर है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब आप घर पर बैठकर इतनी अच्छी अच्छी रील्स देख सकते हैं तो आप थिएटर में अपना टाइम खराब करने क्यों जाएंगे, अपने पैसे बर्बाद करने क्यों जाएंगे, और फिर एक घटिया फिल्म को क्यों देखेंगे। साउथ में एक डायरेक्टर है लोकेश, वो रजनीकांत साहब के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है। उसने टिंगू आमिर खान से कहा है कि देख भाई तू मेरी फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस कर दे, और अगर तू ये करेगा तो मैं अगली फिल्म तुझे मेन लीड में लेकर बनाऊंगा, और मेरी फिल्म का बजट होगा कम से कम 800 करोड़ रुपए। और टिंगू भाई उसकी बातों में आ गया। And there's also chat about you signing another film. Thank you. You and Lokesh Kanakaraj. हाँ, Lokesh and I are doing a Yeah. film together. Oh my God. Yeah, but ये फिल्म अगले साल बनेगी. He's right now I think going to shoot for कैदी. Yeah. टिंगू भाई लोकेश की इस फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस करने वाला है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि टिंगू भाई के साथ लोकेश कभी भी फिल्म नहीं बनाएगा। लोकेश ने खाली टिंगू भाई को बेवकूफ बनाना था, अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल कराना था, वो करा लिया, बात खत्म। आमिर खान के गेंडे जैसे दिखने वाले लौंडे ने एक पॉडकास्ट किया है और उसमें बताया है कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बहुत बड़ा, मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। जुनैद ने कहा है कि देखो आज की तारीख में जितने भी एक्टर हैं ना, उनको सोशल मीडिया पर रहना ही पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि वो एक्टर हैं। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर ना रहकर भी ठीक हूं, क्योंकि मुझे सब लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है कि मैं स्टार हूं, मैं आमिर खान का बेटा हूं। As an actor today, I can afford to not be on social media. I don't think other actors would be able to do that. Why do you say that? I think the exposure that it brings you, I mean, you would otherwise need that. I don't need that because the whole industry knows who I am. And इन नेपो किड्स को ये कौन बताता है कि ये लोग स्टार हैं क्योंकि इनका फादर एक्टर है। मतलब एक ही जीवन में साला क्या क्या देखना पड़ेगा, ऊपर वाले ने कौन से गोले पे भेज दिया जो ऐसे लुक्खे बच्चों की भी बातें सुननी पड़ती है। बताओ टिंगू आमिर खान भाई, या अपने लौंडे को कुछ समझा भाई, इसको बता कि इस लुक्खे को इसके पड़ोसी भी नहीं जानते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दो, इसका ड्राइवर भी इसको हीरो नहीं मानता, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब क्या हो रहा है यार। आज की तारीख में इंडिया में फुल बेरोजगारी है, तो जाहिर सी बात है हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया है, हर कोई यहां वहां जाके वीडियो बना रहा है, पैसे कमा रहा है, घर चला रहा है। तो इंडिया के ऐसे बहुत सारे लौंडे हैं जो विदेशों
में जा रहे हैं, वहां वीडियो बना रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो ये कंट्री कैसी है, ये कंट्री कैसी है। एक ऐसा ही लुक्खा तुर्की गया था, वहां एक लड़की के साथ उसने बदतमीजी की और जैसे ही वो वीडियो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वैसे ही तुर्की की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े दबाऊं, चेक करूं क्या है, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा। लेकिन उसके अरेस्ट होने के बावजूद भी ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सुधरे नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो कुछ इन्होंने सीखा है, इंडिया का जैसा माहौल है वैसा ही सब कुछ ये विदेशों में जाकर करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई इंडिया में जो हम कर सकते हैं वो विदेश में भी कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और यही वजह है कि हर हफ्ते कोई ना कोई कहीं ना कहीं अरेस्ट हो रहा है। मैं इन सभी लुक्खे इन्फ्लुएंसर से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, जो गंदगी तुम लोग विदेशों में जाकर मचा रहे हो ना, उससे इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वहाँ के लोग सोचते हैं कि सभी इंडियन ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही लुक्खे होते हैं, ऐसे ही घटिया होते हैं जैसे तुम हो। तो मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गंदगी फैलानी है इंडिया में फैलाओ, विदेश में जाकर इंडिया का नाम खराब मत करो। विदेश में अगर जाते हो, वीडियो बनाते हो, तो वहां तहजीब से रहो, तमीज से रहो, वहां घटिया हरकतें मत करो भाई साहब। आमिर खान टिंगू की फिल्म सितारे जमीन पर इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है, तो यही वजह है कि आमिर खान कहीं ना कहीं मीडिया से मुखातिब होता रहता है। अब टिंगू भाई ने मीडिया से कहा है कि जो उसने फिल्म बनाई थी तारे जमीन पर, और उसमें जो उस बच्चे को बीमारी थी, एक्चुअली वो सच्ची कहानी है। जब एक पत्रकार ने पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो आमिर ने बताया कि यही बीमारी उसके बेटे जुनैद को थी बचपन में, और यही वजह है कि उसने वो फिल्म बनाई थी तारे जमीन पर। ये बात मैंने कहीं बताई नहीं आज तक, शायद मैं पहली दफा बोल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जुनैद की। जो मेरा बेटा जुनैद है ना, ये अभी फिल्म को रिलीज हुए 17-18 साल हो गए, मैंने आज तक ये बोला नहीं है जुनैद इज डिस्लेक्सिक, और उस वक्त मैंने ये बात बताई नहीं बिकॉज ओनली जुनैद हैज द राइट टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ। आमिर का कहना यह है कि उसने इस बात को दुनिया से छुपाया था कि उसके बेटे को सच में यह बीमारी है। टिंगू भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस बात को इतने सालों तक छुपाया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आज जो भी आपके बेटे को देखता है उसको पता है कि ये लड़का बीमार है, ये लड़का मेंटली डिस्टर्ब है, ये लड़का सही हालत में नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो पागलों की तरह हंसता है उससे पता चल जाता है कि टोटली दिमाग से पैदल है। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। कोई पत्नी कहीं पति को मार रही है, कोई पति कहीं पत्नी को मार रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसे में ही एक कमाल का वीडियो मेरी नजरों के सामने से गुजरा, जरा आप भी देखिए। हाँ, 8 ही पति है जिनका सिंदूर हम अपने कपार पर लगा के रखे हुए हैं। यहाँ पर गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इनके 8 पति है और 8 पति के नाम का यह सिंदूर अपने माथे पर सजी हुई है ना जी। यानी कि इस औरत के रियल में 8 पति हैं और ये डेली अपनी 8 मांग में सिंदूर भरती है 8 पतियों के नाम का। बताइए, अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक ही औरत 8 पतियों के साथ रहती है। ये 8 पति बंटवारा कैसे करते होंगे, किसको पता रूम में कोई है या नहीं है। अबे भाई, कुछ भी हो रहा है यार, कुछ भी हो रहा है आज की तारीख में। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। भाई साहब, आप जरा ये वीडियो देखिए, विवेक की कितनी भारी बेइज्जती होती है हर जगह बॉलीवुड में। आज की तारीख में विवेक ओबेरॉय की बॉलीवुड में यह हैसियत है कि बॉलीवुड की कोई भी एक्ट्रेस इसके पास भी खड़ा होना मुनासिब नहीं समझती, इसके पास खड़ा होना अपनी इंसल्ट समझती है। आप जरा देख लीजिए। भाई साहब, देख लिया आपने, आपको पता चल गया कि बॉलीवुड में विवेक की क्या हैसियत है, बॉलीवुड में विवेक की क्या वैल्यू है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको विवेक ये बताता है कि विवेक से बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई है ही नहीं। बस यही हकीकत है इस बॉलीवुड की। समझ रहे हो। अब मुझे बताइए कि जिस विवेक के पास बॉलीवुड की कोई लड़की खड़ी होने के लिए तैयार नहीं है, उसकी फिल्म कोई भी अपने पैसे खर्च करके क्यों देखने जाएगा थिएटर में। अब आमिर खान ने ऑफिशियली बताया है कि उसने फिल्म डर क्यों नहीं की थी। जब यश चोपड़ा ने वो फिल्म आमिर को ऑफर की तो आमिर ने यश जी से कहा था कि मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हूं,
आप सन्नी देओल और मुझे साथ में बैठाइए और हम दोनों को साथ में नरेशन दे दीजिए, हम दोनों को बता दीजिए उसका क्या रोल है, मेरा क्या रोल है। Yash ji did not feel that he should give a joint narration. So on that basis I was removed from the project. मेरे को ना मौका, मैं जैसा आपको बताया सर कि जब मुझको रोल मिले वो सारे रोल जो थे दूसरे एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए थे। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे जिन्होंने उस फिल्म में रोल नहीं किया था और यश जी भी जब हम डर कर रहे थे तो सब एक्टर्स ने ना कह दिया था। तो मैंने आपको बताया कि मुझको 2-4 लोगों ने कहा था मैं कैसा लगता हूँ, तो मैं कहा यार ये हीरो वाली लाइन चले ना चले, मोहब्बत वाले रोल मिले ना मिले, ये करके जो मैं अपना करियर बना लेता हूँ। और जाहिर सी बात है अगर यश चोपड़ा साहब ऐसा करते तो वो फिल्म कभी ना बनती, सनी देओल उस फिल्म को कभी ना करता। लेकिन यश चोपड़ा ने आमिर को निकालकर शाहरुख खान को लिया। शाहरुख खान ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की। यश चोपड़ा ने एक कहानी सनी देओल को बताई, उसने ओके की, एक कहानी SRK को बताई, उसने ओके की। और यही वजह है कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो बहुत सारे झगड़े हो रहे थे। इतना झगड़ा हुआ था SRK और सन्नी के बीच में कि फिर बहुत सालों तक उन्होंने एक दूसरे से बात ही नहीं की, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी और जिंदगी में कभी दोबारा एक दूसरे के साथ काम तो किया ही नहीं। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो डर का क्लाइमैक्स था उस क्लाइमैक्स का सनी देओल को पता नहीं था। वो क्लाइमैक्स शूट किया गया था सनी देओल के डुप्लीकेट को खड़ा करके, ताकि सन्नी को ना पता चले कि फिल्म का क्लाइमैक्स क्या है। और जब क्लाइमैक्स में शाहरुख खान आखिरी डायलॉग बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, मुझसे नफरत नहीं करना, बस वहीं थिएटर में सीटियां बजने लगती है, तालियां बजने लगती है और शाहरुख खान सुपरस्टार बन जाता है। तो हकीकत यह है कि यश चोपड़ा ने उस फिल्म को बनाने के लिए सनी देओल के साथ धोखा किया था। कसम रावण की हनी सिंह इंडिया छोड़ के दुबई में शिफ्ट हो गया है। अब हनी सिंह ने एक पॉडकास्ट किया है और उसमें बताया है कि मैं डेली के 2 गाने बनाता हूं। 2 गाने यानी कि 365 डेज में ये भाई तकरीबन 700 गाने बनाता है। अब दुबई शिफ्ट हो गए? हाँ दुबई रहता है। हाउ इज लाइफ? नहीं भाई 2 ही क्यों, आप 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो। आपने गाना बनाने के लिए करना ही क्या है? अरे भाई एक म्यूजिक रखना है और बकवास करनी है तो 2 की बजाय 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो। क्या ही फर्क पड़ता है आपके गाने से किसी को? बताओ यार, बताइए, अंदाजा लगाइए। एक आदमी डेली 2 गाने बनाता है, जबकि जो सही तरीके से गाने बनते हैं भाई साहब, एक गाने को कम से कम 2 महीने लगते हैं कंप्लीट होने में। ये भाई डेली 2 गाने बनाता है, बताओ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंडिया का एक लड़का अमेरिका गया, वहां एयरपोर्ट पर उसको अरेस्ट किया गया, जमीन पर लेटाया गया, हथकड़ियां लगाई गई और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। यह देखकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा, हर हिंदुस्तानी को गुस्सा आया और इसी दौरान कुछ लोगों ने अक्षय कुमार का एक वीडियो वायरल कर दिया जिसमें अक्षय कुमार बता रहा है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। आज मैं कहता हूं कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं and they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with a lot of respect and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh you come from the country of Modi, ऐसा आता है। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। मैं इन सभी लोगों को बताना चाहता हूं जो अक्षय का ये वीडियो वायरल कर रहे हैं कि भाई साहब, अक्षय सभी को पता है बीजेपी का आदमी है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी के सपोर्ट में ही कुछ कहेगा, अपनी पार्टी के खिलाफ तो कुछ नहीं कहेगा। और अक्के अगर ऐसा कुछ कहता है, ऐसा कुछ करता है जिससे मोदी जी की वाहवाही हो तो वो तो करेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन हकीकत यही है कि आज की तारीख में दुनिया में इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम है। तो भाई मैं हूँ एक विश्वगुरु देश का नागरिक जो अपने आप को बोलता है जी हम विश्वगुरु हैं, खुद ही बोलते हैं, मतलब अपनी तारीफ खुद ही। इसका कोई फायदा नहीं है, ये जो है ना ये डॉक्यूमेंट, इसका कोई फायदा नहीं है। ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह में यूजफुल हो सकता है, लेकिन इसको लेके जब अफ्रीका ट्रैवल करते हो, साउथ अमेरिका ट्रैवल करते हो, यूरोप ट्रैवल करते हो, इसको लेंस से जांचते हैं और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा जो शायद जिंदगी में आपके कहीं काम आ जाए। अगर आपको वीजा मिल गया है यूनाइटेड किंगडम का, अमेरिका का, यूरोप का, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उन देशों में चले जाओगे। वो वीजा सिर्फ इसलिए है आपके पास कि आप वहां के एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। जब वहां के एयरपोर्ट पर आप जाएंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछताछ करेगा। अगर आपने सही जवाब ना दिया, इमिग्रेशन ऑफिसर को शक हुआ,
तो वो आपको वहीं से वापसी भेज देगा। और अगर ऑफिसर को ये यकीन हो गया कि हाँ आप सही आदमी हो, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, आप जो बता रहे हो वही करने आए हो, तो फिर वो आपको अंदर जाने देगा। तो अगर आपके पास वीजा भी है, इसके बावजूद भी आप जब भी किसी देश के एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उससे बड़े ही तमीज से बात कीजिए, बड़े ही प्यार से बात कीजिए, उसको अपनी बात समझाइए। इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने बेवकूफी की हरकत बिल्कुल नहीं करनी है। आपने ये नहीं दिखाना है कि मैं इंडियन हूं, तुर्रम खानी नहीं दिखानी है कि मेरे पास तो वीजा है, क्या हो तुम। अरे भाई साहब, उसके पास पावर है आपको वापसी भेजने की, समझ रहे हो? तो ऐसा कभी मत करना मेरे भाई। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।